बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इनहिबिटर। लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 बायोलॉजी का। इससे पहले हमने गुज़िश्ता लेक्चर में फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज उससे अगला टॉपिक है हमारा इनहिबिटर्स का। सबसे पहले हम इसमें इनहिबिटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल कौन सी है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। दो उसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है इरिवर्सिबल, एक होती है रिवर्सिबल। उसके बाद हम हर एक के अंदर पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल इसको इरिवर्सिबल ही क्यों कहा जाता है और इसके अंदर खास क्या बात होती है कि ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। सेकंड जो हमारे पास है वो रिवर्सिबल है। फिर रिवर्सिबल की दो टाइप्स आती हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव आती हैं। देन उसके बाद हम मूव करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे, और फिर यहाँ पे हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे सक्सिनेट का, फिमरेट का। देन हम मूव करेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इनहिबिटर इज ए केमिकल सब्सटेंस। इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसा कि बिल्कुल सबस्ट्रेट होता है। हमने आपको अगर याद हो तो हमने पूरे चैप्टर के अंदर तकरीबन हम हर रोज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर ये एंजाइम है, फर्ज किया कि ये एंजाइम है, तो इसके ऊपर आके यहाँ से सबस्ट्रेट अटैच होता है इधर। तो इनहिबिटर भी बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा होता है, वो भी आके यहाँ पे अटैच होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे। तो एन इनहिबिटर इज ए, अच्छा इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? इनहिबिट कहते हैं रोकने को, ऐसी चीज जो किसी काम को, किसी की एक्टिविटी को रोक दे उसे कहते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है दैट रिएक्ट विद द एंजाइम, जो कि इस एंजाइम के साथ आके रिएक्ट करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। इन प्लेस कहते हैं की बजाय, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि वो सबस्ट्रेट की बजाय। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या चीज आके अटैच होगी इस जगह पे, ये इनहिबिटर आएगा। तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह आके एक्टिव साइट पे अटैच होता है, बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होता। हमने पढ़ा था कि जो सबस्ट्रेट होता है वो जब आके अटैच होता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये सबस्ट्रेट है जब एक्टिव साइट पे आके लगेगा तो वो प्रोडक्ट बना देगा, वो तब्दील हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जो इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिटर है, ये कभी भी प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होगा। एंड देन ब्लॉक द एक्टिव साइट, और उसके यहाँ पे जुड़ने की वजह से जो एक्टिव साइट होती है वो टेम्परेरीली और परमानेंटली, या वो आर्धी जुज़वी तौर पे या वो मुस्तकिल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। एक्टिव साइट अपना काम करना वहां पे छोड़ देगी, या वो आर्धी तौर पे या हमेशा के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये होगी, इसकी डेफिनेशन जब भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उसके साथ आपने एग्जांपल वो पूछे या ना पूछे आपने मेंशन करनी है। नंबर 1 इसकी एग्जांपल आती है पॉइजन, लाइक साइनाइड। साइनाइड भी पॉइजन को ही कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स, ये सारी एग्जांपल्स आती हैं इनहिबिटर्स की। इसके बाद हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रिवर्सिबल। हम पहले फोकस करते हैं कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या है। रिवर्स कहते हैं पीछे जाना, इरिवर्स कहते हैं जो पीछे ना आ सके, वापस ना आ सके, उसे इरिवर्सिबल कहते हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसके आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4, देन हम एग्जांपल पढ़ के आगे मूव कर लेंगे। इरिवर्सिबल कहते हैं कि दे चेक द रिएक्शन रेट, दे चेक द रिएक्शन रेट by occupying active site or destroying globular structure। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि ये भी रिपीट हो गया कंसेप्ट यहाँ पे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। दे चेक द रिएक्शन रेट, ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये रिएक्शन का रेट जो होता है उसे तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे चेक का मतलब आएगा बदलना। बाई ऑक्युपाइंग, कब्जा करके, कहाँ पे, एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट के ऊपर, ये एक्टिव साइट है यहाँ पे आके वो अटैच हो जाएंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो ही यहाँ पे आके अटैच होंगे, इस जगह पे आके अटैच होंगे, तो इसकी वजह से ये जो पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा।
नंबर सेकंड पॉइंट है इसका, दे ऑक्युपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक्टिव साइट के साथ जब भी आगे जुड़ते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बड़ा मजबूत होता है, किस किस के दरमियान, इस आने वाले इनहिबिटर और अटैच होने वाली एक्टिव साइट के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। यानी कि ये बॉन्ड कहां बनेगा, अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें तो ये अगर ये आपका एंजाइम है, इसके साथ आके ये अटैच हो रहा है सबस्ट्रेट, तो इस जगह पे जो बॉन्ड बनेगा, इसे ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बड़ा मजबूत किस्म का बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, ऐसा बॉन्ड जो कभी टूट नहीं सकता। दे मे ब्लॉक एक्टिव साइट फिजिकली, ये एक्टिव साइट को फिजिकली ब्लॉक करते हैं। अब फिजिकली से मुराद क्या है, फिजिकली से मुराद ये है कि ऐसी चीज जो कि इसकी दो सिचुएशंस हैं। एक ये कि अभी हमने पढ़ा कि ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमने ड्रा करके यहाँ बताया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बात बात ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये ऐसे ही ऊपर आकर उस पर बैठ जाते हैं, ऐसे कि जैसे कोई बहुत भारी चीज किसी एक चीज के ऊपर आके बैठ जाए, लेकिन इतना उसका वजन हो कि वहां से आप उसको उठा ना सके वापस, ऐसी चीज को हम कहते हैं फिजिकली इसने ब्लॉक कर दिया उस जगह को। तो ये आके कभी कभार यहाँ बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन फिजिकली आके इतना ये बड़े साइज में ये आप समझ लें कि वहां पे बैठ जाते हैं कि इनको वहां से निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। दे मे ब्लॉक द एक्टिव साइट फिजिकली, इसका ये मतलब था। लास्ट पॉइंट है देयर इफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। इसका जो इफेक्ट होता है, मतलब एक बार अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर अटैच हो गया एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप उसको डिटैच कर लें, आप उसको वापस अलग कर सकें। तो ये सारा आपने पढ़ा इरिवर्सिबल का। इसके बाद इसकी एग्जांपल आती है, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का, पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलिन जो होता है ये जो एक ड्रग है, इसका काम क्या होता है, ये एंटीबायोटिक है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका काम ये है कि जब आप इसको लेते हैं तो ये बेसिकली काम करती है बैक्टीरिया के खिलाफ। अगर मैं कहूं कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये सपोज ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यही हम समझ लेते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, चलिए ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ये जो पेनिसिलिन जब आप खाते हैं, ये जब आप पेनिसिलिन लेते हैं तो ये पेनिसिलिन जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल जो अंदर होती है इसके साथ जाके अटैच हो जाती है, और उसका जो बॉन्ड बनता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के साथ, वो कौन सा बनता है, इरिवर्सिबल किस्म का। उसके बाद क्या होता है, यही पेनिसिलिन जब बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ अटैच होती है तो उसको जाके हमेशा के लिए तबाह कर देती है, जिसकी वजह से जो पूरा बैक्टीरिया होता है ये किल हो जाता है। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म था, आपकी बुक में तो नहीं है, इवन के एग्जांपल भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपने ये साथ में लाजमी मेंशन करनी है जब भी पेपर में सवाल आ जाए। इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग सवाल तो नहीं आते जो मौजूदा स्कीम थी उसके मुताबिक, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ये बेशुमार बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहां तक हो गए इरिवर्सिबल, उसके एग्जांपल भी होगी। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर इज पेनिसिलिन, तो मोर देन इनफ है। आगे हम मूव करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब ये होता है ऐसा इनहिबिटर जिसका असर, जिसका इफेक्ट रिवर्स किया जा सके, जिसका असर जायल किया जा सके, उसे कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। दे फॉर्म, ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, दे फॉर्म वीक लिंकेज, ऊपर हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये रिवर्सिबल के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वीक लिंकेज। वीक लिंकेज का मतलब है कोई कमजोर किस्म का कनेक्शन होता है इनका आपस में, किसके साथ, विद द एंजाइम के साथ। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे देखें इसी तस्वीर पे, ये देखें जरा, ये ऊपर से आ गया, इस केस में रिवर्सिबल इनहिबिटर मतलब सबस्ट्रेट की जगह वो आगे लगा, किसके साथ लगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे। इसका जो आपस में बॉन्ड होगा वो कौन सा है, बड़ा वीक किस्म का बॉन्ड है। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, इसके इफेक्ट के, इसके असर को जायल किया जा सकता है कंप्लीटली और पार्टली, या तो मुकम्मल तौर पे या आधा, बाय इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसका कांसेप्ट ये है, जब भी एंजाइम के साथ आके अटैच होते हैं इनहिबिटर्स, वो इरिवर्सिबल हो या वो रिवर्सिबल है, अगर, लेकिन यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। होता क्या है, अगर ये एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, इसके साथ यहाँ पे आ गया ये सबस्ट्रेट है, और ये इसके साथ रिवर्सिबल इनहिबिटर आके यहाँ पे अटैच होना चाह रहा है, होगा क्या। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों आके यहाँ पे अटैच हो जाए, इनमें से कौन सा अटैच होगा, एक तो वो अटैच होगा इसके साथ जिसका चार्ज इसके साथ मैच करेगा, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है
जिसकी शक्ल इसके साथ मिलेगी एक्टिव साइट की, इन दोनों में से जिसकी शक्ल इसके साथ मिलेगी वो आके यहाँ पे अटैच होगा। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी जो शर्त होती है वो ये होती है कि जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो आके यहाँ पे अटैच होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे 3 आपके पास हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और आपके पास है 2 सबस्ट्रेट, तो इन दोनों में से क्या सबस्ट्रेट आके अटैच यहाँ पे होंगे या रिवर्सिबल इनहिबिटर आके अटैच होगा? तो आंसर इसका ये है जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो यहाँ पे आके अटैच होगा। तो यही बात यहाँ पे मेंशन की है कि देयर इफेक्ट कैन बी, जब किसी भी वजह से एंजाइम के साथ आके रिवर्सिबल इनहिबिटर अटैच हो जाए तो उसके असर को खत्म करने के लिए आपको सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ानी पड़ती है। जब सबस्ट्रेट की तादाद रिवर्सिबल इनहिबिटर से ज्यादा हो जाएगी तो फिर रिवर्सिबल इनहिबिटर की बजाय सबस्ट्रेट आपके एक्टिव साइट पे अटैच होंगे। तो ये लिखा हुआ है कि देयर इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड कंप्लीटली और पार्टली बाय इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके बाद हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये लफ्ज निकला कंपीट से, कंपीट कहते हैं मुकाबला करना। अब हम इसको मजीद डिस्कस यहां पे करते हैं। कंपीट का मतलब ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का कि इनकी शक्ल जो होती है वो बिल्कुल मैच करती है सबस्ट्रेट के साथ। फिर गलती से जो एक्टिव साइट होती है इसको ये गलती से सिलेक्ट कर लेती है सबस्ट्रेट की बजाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अपने साथ अटैच होने में इजाजत दे देती है। फिर क्या होता है, वो जो एक्टिव साइट होती है फिर वो ब्लॉक हो जाती है, प्रोडक्ट नहीं बनती। ये सारा कांसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम यहाँ पे बुक के हिसाब से रीड करते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है किस किस का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का किसके के साथ सेम होता है, सबस्ट्रेट के साथ सेम होता है। तो एक्टिव साइट को मुगालता हो जाता है और वो इन दोनों में से किसी को गलती से भी सिलेक्ट कर सकती है अपने साथ। दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। अच्छा, ये जो बाइंडिंग साइट है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि बाइंडिंग साइट, देयर आर 2 रीजन्स ऑफ द एक्टिव साइट। फर्स्ट वन वाज बाइंडिंग, सेकंड वन वाज कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम जरा मैं रिवाइज कर दूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बाइंडिंग साइट का हमने काम पढ़ा था कि सबसे पहले तो वो रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है सबस्ट्रेट को अपने साथ, देन वो अलाउ करती है एक्टिव साइट के सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच हो जाए। उसके बाद वो क्या बनाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूं तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा बाइंडिंग साइट के काम को। बाइंडिंग साइट का मैं काम यहाँ पे लिखूंगा कि सबसे पहले उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया किसको, आने वाले सबस्ट्रेट को। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्टिव साइट की, कि उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन है उसका बाइंडिंग साइट, हम बाइंडिंग साइट का काम पढ़ रहे हैं। पहला काम हो गया कि उसने आने वाले सबस्ट्रेट को पहचाना कि वो उसके काबिल है या नहीं। अगर उसने उसे कबूल कर लिया उसको वो क्या कर लेगी, अपने साथ बाइंड कर लेगी। बाइंड कर लेने के बाद क्या बनाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो 3 काम है यहां तक ये सारा काम होता है बाइंडिंग साइट का। उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से ये जो तीनों काम हुए, इसकी वजह से क्या होगा, जो कैटालिटिक रीजन होता है, कैटालिटिक साइट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा था। अब जब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी तो फौरी तौर पे जो सबस्ट्रेट होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ये सारा फ्लो चार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। वो जो हमने कैटालिटिक रीजन पढ़े थे उसके एक्टिव साइट के हमने रीजन पढ़े थे। तो ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट का काम भी हो गया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ जहां पे लिखा हुआ है कि दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। इसको बाइंडिंग साइट जो होती है वो सिलेक्ट कर लेती है फॉर द अपने साथ अटैच, यहां पे वो सिलेक्ट किया जाता है। दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट इसको सिलेक्ट कर लेती है कि वो अटैच हो जाए इसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, बट नॉट एबल टू एक्टिवेट कैटालिटिक साइट। लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिवेट, बाइंडिंग तो हो जाती है लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती, लिहाजा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दस प्रोडक्ट नॉट फॉर्म। ये सारी बात होगी कॉम्पिटिटिव की। इसके बाद हम मूव करते हैं इसकी एग्जांपल की जाने पे। एग्जांपल ये है इसकी, आपकी बुक में नीचे करके एक टेबल बना हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है सक्सिनेट को सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं, फ्यूमेरेट को फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं। सक्सिनेट फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है और ये काम कौन करवाता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब होता क्या है, बात बात ये होता है कि इस एंजाइम, ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी जगह पे एक और एंजाइम आके अटैच हो जाता है। एंजाइम यहाँ पे आ जाता है, उस एंजाइम का नाम है मेलोनेट। अब जो मेलोनेट होता है या मेलोनिक एसिड है,
अगर वो आ जाएगा तो फिर कभी भी सक्सिनेट कन्वर्ट नहीं होगा फ्यूमेरेट के अंदर। ये आप इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम भी ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि ये सारे जो सक्सिनेट है, फ्यूमेरेट है, ये जो मेलोनिक एसिड है, ये सारे हैं इसके अंदर आप समझ लें कि ये COOH जो ग्रुप होता है ये इसमें 2 होते हैं। इन सब के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 से मुराद क्या है कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करें, पहले हम देखते हैं सक्सिनेट को। सक्सिनेट की ये 4 कार्बन है, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन है, मेलोनिक एसिड 3C कंपाउंड है। अगर हम ड्रा करें यहाँ पे तो वो ये कहता है कि सबसे पहले जी आपने कार्बन, आप अभी आपने पढ़ा कि इसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक हो गया, ये 4 कार्बन लगे। उसके बाद अभी हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हो गया और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा हो गया? ये हो गया। ये सक्सिनेट का 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, ये एक मिस कर दिया, 1 2 3 4 कार्बन हो गए और इसके साथ क्या लगे आगे? ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गए, एक ये है एक ये है। अगर हम इसको सेटिस्फाई करें इसकी वैलेंसी को तो हम ये देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ये तो क्लियर हो गया, 1 2 3 4 ये भी क्लियर है, सेटिस्फाइड है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 4 बनाएंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके इस कार्बन कितने हैं? 1 और 2 हैं, 3 और 4 करेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया सक्सिनेट का। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बनता है फ्यूमेरेट का, सिर्फ उसमें क्या होता है, देखिए नाम इंडिकेट, नाम ही आपको बताता है कि काम आपने क्या करना है। सक्सिनेट के अंदर से अगर हाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव कर दी का मतलब है रिमूव करना, इस सक्सिनेट के अंदर से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बचेगी उसे फ्यूमेरेट कहते हैं। वो कैसी स्ट्रक्चर होती है उसको भी जरा ड्रा करते हैं। ये हो गया, इसके भी वही है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होते हैं, एक हो गया ये वाला और एक हो गया इसका ये वाला। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, 1 और 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए और 4 कार्बन हो गए, बिल्कुल सेम हो गया। अब जरा इसको भी, अभी हमने ये पढ़ा था कि इस सक्सिनेट के अंदर से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो ये 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे बना देते हैं और 2 हाइड्रोजन आपने ये वाले ये रिमूव कर दिए, तो बाकी जो स्ट्रक्चर बचती है इसे फ्यूमेरेट कहते हैं। ये तो एक रिएक्शन हो गया जो कि नेचुरल है, सक्सिनेट फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की वजह से। इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? अगर इसकी जगह पे यहाँ पे मेलोनिक एसिड आ जाए, इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह पे यहाँ पे मेलानेट या मेलोनिक एसिड आ जाए तो सारा स्ट्रक्चर उलट हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो बेसिकली 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसको भी ड्रा कर लेते हैं। वो कैसे होगा, उसके भी 2 COO बॉन्ड OH, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा COOH ये दूसरा है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है तो एक मैंने कार्बन यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करना बहुत आसान है, सिंपल आप यहाँ पे H और H डालेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेलोनिक एसिड। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है मेलोनिक एसिड की। अच्छा आप ये देखें कि इसकी स्ट्रक्चर मेलोनिक एसिड की स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलती है सक्सिनिक एसिड के साथ, सिर्फ क्या है एक कार्बन का फर्क है। तो गलती से जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो क्या करती है, वो इसकी बजाय इसको बाजू का सिलेक्ट कर लेती है। जब ये सिलेक्ट करेगी तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक का जो आखिरी पोर्शन है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे। उसमें ये है कि दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की, बार-बार की कि अगर ये एंजाइम है, अगर ये एक एंजाइम है तो इसकी एक्टिव साइट पे, ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है या इनहिबिटर अटैच होता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाइल्ड ऐसी एक ग्रुप है जिसके अंदर लगने वाला जो इनहिबिटर है वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, बल्कि वो इसकी बजाय कहीं और अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब एंजाइम के काम करने को रोकते हैं एट अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे अदर देन एक्टिव साइट, जो कि एक्टिव साइट के बरक्स कोई और पॉइंट एक्टिव साइट पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आके वो जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके वो जुड़ जाएगा। तो दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन सच अ वे, फिर जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सारा तब्दील हो जाता है। इस तरह से तब्दील होता है कि इवन इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड द एक्टिव साइट, अगर असल वाला सबस्ट्रेट भी यहाँ पे आकर अटैच होने की कोशिश करे, कैटालाइसिस फेल टू टेक प्लेस,
वो कभी भी अपना अटैच तो हो जाएगा लेकिन कभी भी वो आगे प्रोडक्ट में नहीं तब्दील हो सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके लगने की वजह से एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे आके हमारी डेफिनेशन ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल लेके इसको क्लोज करते हैं। आपने ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 9th क्लास बायोएनर्जेटिक उसमें भी आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। उसी ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है कि वो उसके बेशुमार स्टेप्स होते हैं। उसका जो आखिरी स्टेप है उसमें ये होता है कि फास्फोइनोल पायरोवेट जो होता है उसने कन्वर्ट होना होता है पायरोवेट यानी कि पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना होता है। पायरोविक एसिड का फार्मूला CHO343, ये फार्मूला है, ये 3 है पायरोवेट का, मतलब इसने इसके अंदर कन्वर्ट होना है। और ये जो पायरोवेट काइनेज है ये काम करवा, ये एंजाइम है, ये कन्वर्ट कराएगा इसको इसके अंदर। लेकिन होता क्या है, बात एक अमाइनो एसिड है उसका नाम है एलानिन, वो आ जाता है यहाँ पे, वो इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है जिसकी वजह से ये एंजाइम अपना काम करना छोड़ देता है। वो एलानिन एक अमाइनो एसिड होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा इनहिबिटर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, देन हमने उसके टाइप्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने फिर मूव किया इनहिबिटर्स की टाइप्स पे, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पे। उसके बाद हमने मूव किया रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स कौन सी होती हैं। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा इसके अंदर के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किसे कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। और उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एग्जांपल क्या होती है। एक चीज रह गई, सक्सिनेट का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या होता है। इसका फार्मूला होता है C4H6 और O4। इसी तरीके से फिमेरिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, C4H4O4। आप ये देखेंगे इसमें क्या फर्क है, C4 इधर भी C4, इधर भी O4, इधर भी O4। हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि हाइड्रोजन जो होते हैं 2 हम निकाल देते हैं, तो 6 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो बाकी कितने बचे, H4। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला आप खुद बना देंगे इसी स्ट्रक्चर को देख के कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन काउंट करने कितने हैं और कार्बन इसमें कितने आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।